हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th का जो मॉडल पर जारी हुआ टर्म 2 के लिए उसका सेट 2 साइंस का डिटेल में सभी का आंसर देखेंगे और आप लोग को एक्सप्लेन करके समझा भी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले सेट 1 का मैंने अपलोड कर दिया है और उसके बाद सारे जितने सारे आप लोग मॉडल पेपर है सभी को मैं अपलोड कर दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तक पहुंच जाएगा। एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। दोस्तों मॉडल पेपर से आप लोग एग्जाम में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। ये झारखंड बोर्ड ने दोस्तों खुद यहाँ पर कहा है कि एग्जाम में मॉडल पेपर जैसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए क्या क्या सवाल है। और आप लोग को पता ही कि 19 सवाल है इसमें से, जिसमें से आपको यहाँ पर कितना कितना जवाब देना है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, सभी को पता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए आममीटर का प्रयोग किया था। जो दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज मैंने यूज किया है, मतलब जिस प्रकार लिखा मैंने खुद अपनी भाषा में, ठीक है, इसको हर एक क्वेश्चन को लिखा हूं और आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि बुक का आंसर पढ़िएगा या फिर गाइड का आंसर पढ़िएगा तो उसमें हार्ड लैंग्वेज यूज़ किया हुआ रहता है, लेकिन इसमें बहुत आसान तरीके से आप लोग पढ़ के ही समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्या, प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए। यहाँ पर एसआई मात्रक SI भी लिख सकते हो, S.I। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक मिनट, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों ओम होता है, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, ओम होता है, ठीक है। ये ओम होता है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ओम, और में ओकार मो, ठीक है। ओम और ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा, ओम होता है। और क्या बोलता है कि प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? तो हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दो ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो भैया दो धातुओं का नाम क्या है? सोडियम और पोटेशियम। बहुत ये मतलब क्या, इसको आसानी से आप चाकू से काट सकते हो, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। बस इतना कर दिए, 2 नंबर मिल गया। आगे सवाल है, आप लोग का 2 यहाँ पर दिया हुआ है, CH3 COCH3 और C2H4 में कौन कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? मतलब इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, इसमें कौन सा है? तो इसमें देखिए बीच में आपको इठो दिख रहा है CO। तो CO क्या होता है? कीटोन। यानी कि जो CH3 COCH3 है इसमें कीटोन है, तथा ये जो C2H4 इसमें क्या है? इसमें एल्कीन है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्कीन ग्रुप है। तो इसमें एल्कीन नामक प्रकार्यात्मक समूह है, ओके, डबल बॉन्ड है। आगे सवाल 5 नंबर, जीवाश्म क्या है? तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म मतलब क्या? जो जीव बहुत पहले मर गया हो, जैसे डायनासोर, कहते हैं कि डायनासोर का यहाँ पर अंश मिला है, मान लीजिए उसका कंकाल ही मिला किसी का, तो वो भी जीवाश्म ही होगा। परिरक्षित कठोर अवशेष, जो मतलब अभी तक मिट्टी में गला सड़ा नहीं है। चट्टानों पर पैरों के कहीं कहीं निशान देखा गया है, उसको भी जीवाश्म कहा जाता है। मिट्टी में मृत जीवों के सांचे, ठीक है, कि कहीं दब के मर गया और मिट्टी में उसका सांचा बना हुआ अभी तक, उसे जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। मतलब क्या, माता पिता में कोई खास लक्षण है, वो लक्षण उनके संतानों में भी दिखाई देगा, ठीक है। और ये इस तरह से स्थानांतरण होने लगता है। और इसी प्रकार के दोस्तों लक्षणों को क्या बोलते हैं? वंशानुगत लक्षण कहते हैं कि उसके वंश में ये वाला लक्षण है, ठीक है। तो ये वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह DNA पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ये DNA पर निर्भर करता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दादाजी से आया बेटा में, बेटा से आया उसका बेटा में, इस प्रकार से, ठीक है। अगला सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। तो एक खाद्य श्रृंखला दोस्तों मैंने आप लोग इससे पहले वाला पेपर में बताया था, पादप है, कीट है, मेढक है, सर्प है, चील है। इसमें पादप क्या है? इसमें पादप जो है पादप उत्पादक है। क्या है? पादप उत्पादक है, जो मतलब क्या, जो अपना खाना स्वयं तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं। तो यहाँ पादप क्या हो जाएगा? उत्पादक। और जबकि प्रथम यहाँ पर जबकि कीट जो है, ठीक है, यहाँ पर कीट होगा, ठीक है। जबकि कीट जो है, कीट क्या है? प्रथम उपभोक्ता है। और चील क्या है? चील अंतिम उपभोक्ता है, ठीक है। ये प्रथम उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता, ये चतुर्थ मतलब अंतिम उपभोक्ता। कीट पादप को खा गया, कीट को मेढक खा गया, और मेढक को सर्प खा गया, और सर्प को चील खा गया, हो गया। मतलब ये अंतिम उपभोक्ता है, ये प्रथम उपभोक्ता है और ये उत्पाद है, ठीक है।
अगला सवाल देखिए 8 नंबर, और दोस्तों इसमें सब लोग को सिर्फ 5 सवालों का जवाब देना है। लेकिन मैंने हर एक सवाल को आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कोई भी सवाल आ सकता है। एग्जाम में ये आपके लिए अभी तो सभी कुछ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओम का नियम बताइए, इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए, प्रतिरोध को भी परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या है ओम का नियम, सबसे पहले क्या है तो ध्यान से सुन लीजिए। नियत ताप पर, मतलब ताप बदलेगा नहीं, ताप कांस्टेंट रहेगा। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। मतलब क्या, मतलब ताप समान रहेगा। नियत ताप पर मतलब क्या कि टेम्परेचर समान रहेगा, न ज़्यादा न कम, जितना है उतना ही। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में ही आपको रखना है। और नियत ताप पर क्या, किसी चालक, कोई भी तार के सिरों का जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा धारा के, I इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट निकलता है R, तो V इक्वल टू RI हो जाता है। तभी हम लोग लिखते हैं दोस्तों V इक्वल टू IR, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है कि इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। तो विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध क्या होगा, V इक्वल टू IR। फिर पूछा है कि प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिरोध क्या हो गया, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब रुकावट डालना। भैया उसमें अगर किसी तार में धारा बह रही है तो उसमें जो रोकता है, जो रुकावट आती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखेंगे। तो वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या है वह पथ, जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है। अब यहाँ से कोई निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ घुसता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ घुसता है, नॉर्थ से निकल कर, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और इसके 2 गुण है, क्या क्या 2 गुण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल की मजबूती को दिखाती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या दिखाती है, मजबूती को। जितना सामने सामने दोस्तों रहेगा ये, ठीक है, उतना बल स्ट्रांग होगा। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होते हैं वहां पर चुंबकीय बल क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पर दूर दूर होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वहां पर क्या होगा, बल कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्षारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो देखिए जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है, ठीक है, जब कोई भी धातु, चाहे लोहा ले लीजिए, कोई भी धातु हो, अगर वो वायु के संपर्क में आता है तो उसकी सतह पर या तो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में किसी की परत चढ़ जाती है। मतलब या तो ऑक्साइड का परत चढ़ गया या कार्बोनेट का परत चढ़ गया, किसी की भी परत चढ़ जाती है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। मतलब जंग लगना, आप लोग देखे होंगे लोहे को बहुत दिन से बाहर पर रख देते हैं तो जंग लग जाता है, तो उस पर क्या ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है, इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। और पेंट या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। आप अगर इसलिए ना आप देखें लोहे की चीज़ों को पेंट करके रखा जाता है या फिर ग्रीसिंग किया जाता है ताकि संक्षारित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए आप लोग ऐसे करना है, एक तरफ संतृप्त लिख देना है और एक तरफ असंतृप्त यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नीचे दिखा दिया, तो आप लोग इस तरह से जब भी डिफरेंस करने बोलेगा, अंतर स्पष्ट करने बोलेगा, तभी इस तरह से कीजिएगा, एक तरफ संतृप्त तो एक तरफ असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहा जाता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन को कहा जाता है। इसमें एकल बंध होता है, तो असंतृप्त में द्विबंध या त्रिबंध होता है, ठीक है। ध्यान सुन लीजिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलता है, और जबकि एल्कीन या एल्काइन जो है उसे हम लोग असंतृप्त बोलते हैं, ओके। यह बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। बस ज्यादा पॉइंट नहीं, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, कितना लिखिएगा। जैव आवर्धन क्या है बताइए जी। देखिए जैव आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। ध्यान सुनिए, क्या है जैव आवर्धन का मतलब कि हानिकारक रसायनों, जैसे हम लोग डालते हैं ना खेत में या फिर बाड़ी में, अपना जो कीटनाशक डालते हैं या फिर रसायन डालते हैं, खाद डाल देते हैं, उर्वरक, तो रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना। वही रसायन क्या होता है, वो पेड़ पौधा में चला गया, पेड़ पौधे उसको अवशोषित कर लिया और हम उस पेड़ पौधे को खाएंगे, मतलब वो हम में आ गया, ठीक है। तो यही चीज है कि आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते जाता है। जो धरती में विषैले रसायन है, जैसे हम लोग कुछ कीटनाशक दिए, कोई खाद दिए, उर्वरक दे दिए,
अब पेड़ पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब इस पेड़ पौधा को मान लीजिए कोई बकरी खा गया, बकरी को कोई और खा गया, तो इस प्रकार ये हस्तांतरित होते रहता है, तो इसे ही बोलता है जैव आवर्धन, ठीक है। एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाए। देखिए ऊर्जा प्रवाह का चित्र आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। जस्ट आप ऐसे करके ध्यान से देख लीजिए, जस्ट ऐसे एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सब में जैसा नाम लिखा हुआ है नाम लिख दीजिएगा और एरो का निशान दे दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ सूरज का प्रकाश, एरो उत्पादक, एरो शाकाहारी, एरो मांसाहारी, एरो, बस ये हो गया आप लोग का एक क्या परितंत्र ऊर्जा प्रवाह का एक चित्र हो गया। कैसे? सूरज के प्रकाश को कौन यूज कर रहा है? उत्पादक, यानी कि पेड़ पौधे यूज कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादक, पेड़ पौधे ही उत्पादक कहलाते हैं एक्चुअली। तो सूरज के प्रकाश से वो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अब ये उत्पादक से कोई शाकाहारी जीव जंतु, मान लीजिए बकरी, कोई भी, ठीक है, भेड़ बकरी यूज कर ले रहा है। अब उस शाकाहारी को खाकर कोई मांसाहारी, कुत्ता, लोमड़ी, उसको अब वो अपना ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। अब कुत्ता या लोमड़ी को सिर्फ मांसाहारी, मतलब सिर्फ जो मांसाहार खाते हैं, मतलब शेर उसको खा जाता है। तो इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह हस्तांतरण होते रहता है, ठीक है। आगे सवाल देखिए 14 नंबर, बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह साल में कई बार लगाया जा सकता था तथा इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण वाला होता है, ठीक है। और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। तो सिंपल सही कारण था जिसके कारण वो मटर के पौधे को लिया था। आगे सवाल देखिए दोस्तों, पार्श्वक्रम में है, और ये दोस्तों आप जो सवाल है वो आप लोग का 15 मतलब 5 नंबर वाला है। 3 सवाल करना है, 5 या 15 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 5 सवाल दिया है, सभी को हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों सेट 1 में था आप लोग का श्रेणी क्रम वाला, इसमें पार्श्वक्रम को आप लोग को सॉल्व करके यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध निकालने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर एक फिगर बनाया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 प्रतिरोध को ऐसे पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पहले वाला में धारा I1 जा रहा है, दूसरा वाला में धारा I2 जा रहा है, तीसरा वाला में धारा I3 जा रहा है, ठीक। और पूरा करंट I है और इसका विभवांतर जो है V है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखना था हम लोग वही लिखे हैं कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्वक्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा क्या क्या है? I1, I2 और I3 है। परिपथ का कुल विभवांतर कितना है? V है। तो यहाँ पर देखिए I1, I2, I3 3 भागों में बटा है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि I = I1 + I2 + I3, इसको हम समीकरण 1 मान दिए, ठीक है। अब ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V = क्या होता है? IR होता है। इसी के लिए हम लोग तीनों प्रतिरोध है, तीनों में अलग अलग धारा जा रहा है, तो हम लोग तीनों का अलग अलग धारा निकाल सकते हैं क्या? I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3, अलग अलग निकाल लिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये वाला है, इसमें सभी का वैल्यू पुट करते हैं। समीकरण 1 क्या? I1 = I1 + I2 + I3, बस सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 = क्या है? V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3, और I = क्या होता है? V/R। सभी में V कॉमन ले लिया, यहाँ पर V से V कटिंग, तो 1/R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही दोस्तों हम लोग का फाइनल प्रूफ हो गया, 5 नंबर मिल गया आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या बोला है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगला सवाल दोस्तों। ऐसे ये पहले वाला सवाल भी जो पार्श्वक्रम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप लोग के लिए, और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और इसके 2 उपयोग लिखना है। देखिए यहाँ पर कार्यविधि का आप लोग को वर्णन करने नहीं बोला है, ठीक है, कार्यविधि में कुछ लिखना नहीं बोला है। यहाँ पर आप लोग को विद्युत मोटर क्या है ये पूछा है, इसका सिद्धांत को लिखने बोला है और इसका चित्र बनाने बोला है, और उसका 2 उपयोग लिखने बोला है, ठीक है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सिद्धांत क्या हो गया? मतलब ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे? तो आप लोग पंप देखेंगे, पंप में भी विद्युत मोटर लगा रहता है, ठीक है। तो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना लाइन से, और क्या करता है? पानी देता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ठीक है। सिद्धांत है क्या? विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस पर कार्य करती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है? जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर एक बल आरोपित होता है और इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ओके, चलिए इसका फिगर बोला दोस्तों, तो फिगर आप लोग देख लीजिए, आप लोग एनसीईआरटी से भी छाप सकते हो फिगर को।
तो बस यहाँ पर एक आर्मीचर है, ये तार का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चुंबक है दो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल का, और यहाँ पर दोस्तों कुछ बुश लगाया हुआ है, और यहाँ पर आप लोग का ये वलय घूमता रहता है, ठीक है, मतलब ये आर्मीचर घूमता रहता है। तो यही दोस्तों आप लोग को फिगर बना दीजिएगा, सिर्फ फिगर ही बनाने बोला है, आप लोग फिगर देख के बना दीजिएगा। और इसका दो उपयोग बोला है, तो दो उपयोग आप लोग लिख दीजिएगा। एक क्या, फैन में भी आप लोग यूज़ करते हैं, फैन में भी दोस्तों मोटर होता है, ठीक है, इसलिए फैन घूमता है, लाइन से चलता है, मोटर घूमता है, तब जाके फैन हम लोग को हवा देता है, यांत्रिक ऊर्जा। और पंप में भी लिख सकते हो, ठीक है, पंप में भी यूज़ होता है, और बहुत सारी चीज़ों में होता है, आप लोग जानते हो, बहुत सारे नाम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फैन में और पंप में लिख दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, समावयवता किसे कहते हैं? पेंटेन के समावयवों के नाम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए क्या बोला है। तो और इसका संरचना सूत्र भी लिखने बोला है। तो ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे ही होगी, यहाँ पर हो गया, ऐसे यौगिक, क्या, ऐसे यौगिक, ओके, ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होता है और संरचना अलग अलग होती है, समावयवी कहलाते हैं, और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होता है और संरचना अलग अलग होती है, समावयवी कहलाते हैं, और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। और दोस्तों इसमें आप लोगों को पेंटेन का समावयव संरचना सूत्र लिखने वाला देख लीजिए, 3 बनता है, इसका समावयवता चित्र बनता है क्या क्या, एक बनता है नॉर्मल पेंटेन, एक बनता है आइसोपेंटेन, और एक बनता है दोस्तों यहाँ पर देखिए नियोपेंटेन। तो सबसे पहले नॉर्मल पेंटेन आप लोग देख लीजिए, सिंपल सा पेंटेन, यहाँ पर मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 वो है, तो पेंटेन हो गया, और हर तरफ हाइड्रोजन रहता है, ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक है, बना दीजिएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में क्या होता है, यहाँ पर 4 गो रहता है, और एक गो उठा करके यहाँ पर लगा दीजिए, ये हो गया आइसोपेंटेन। अब जो होता है दोस्तों नियोपेंटेन, उसमें क्या होता है, इधर से भी एक उठ गया और इधर से भी एक यहाँ उससे उठ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए 3 गो है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कार्बन जुड़ गया, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ गया, बस अब कार्बन के चारों तरफ क्या हाइड्रोजन लगा दीजिए, इतने सारे कार्बन है, हो गया आपका ये नियोपेंटेन, ठीक है। अगला सवाल है ओजोन क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है जो एक परत के रूप में होता है। यह सूर्य से आने वाली सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी विकिरण को विकिरण से हमारी रक्षा करता है। सिंपल सा ओजोन तो सब लोग जानते होंगे। और ये क्या है, ऑक्सीजन का अपर रूप है, ठीक है। यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन किसी परितंत्र में क्या प्रभावित करती है, कैसे क्या काम करती है? तो ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है। क्या पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है और इसके सतह पर इस तरह से एक आवरण बना दिया, ठीक है, ताकि सूर्य से जो हानिकारक परावैंगनी किरणें आए वो यहाँ से आए और टकरा के वापस चल जाए, ठीक है। जो परावैंगनी विकिरणों से बचाती है, ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले चालक परावैंगनी विकिरणों को सोख लेती है। जो यहाँ पर आती है उसको सोख लेता है, मतलब वापस नहीं जाती है, सोख लेता है, ठीक है, ओजोन परत। उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। ये परावैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है, इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। तो ओजोन का मेन काम यही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है कि ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। क्या उठाए गए हैं कि सीएफसी के उपयोग पर नियंत्रित किया गया है। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रिज के रेफ्रिजरेंट के रूप में काम किया जाता है, ठीक है, कूलेंट के। तो सीएफसी के उपयोग पर नियंत्रण किया गया है। नाभिक के विस्फोट पर, यहाँ पर होगा, ठीक है, नाभिक के विस्फोट पर नियंत्रण किया गया है। और सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग का कदम उठाया गया है, ठीक। अगला सवाल और अंतिम सवाल दोस्तों इस सेट 2 का, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए। मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। कौन सा लिंग गुणसूत्र? नर में दोस्तों XY होता है, याद कर लीजिए, नर में XY गुणसूत्र होता है और मादा में दोस्तों XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। ये XY किसके पास है? पुरुष के पास है। मादा के पास दोस्तों सिर्फ XX है। जब ये दोनों दोस्तों निषेचन करता है तो यहाँ पर ये अगर मान लीजिए इसका X दे दिया और ये तो X के अलावा कुछ दे नहीं पाएगी, मादा X दे दिया, तो जब XX दोस्तों मिल जाता है तब यहाँ पर लड़की का जन्म होता है। लेकिन अगर पुरुष यहाँ से Y गुणसूत्र देता है, ठीक है, यहाँ से क्या देता है Y, और ये भी यहाँ से तो X ही दे पाएगी और कुछ दे नहीं पाएगी। तो इस प्रकार जब XY मिल जाता है तब लड़के का जन्म होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है।
तो स्पष्ट है कि मादा के पास वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। देखिए अब होता नहीं कि कोई कोई दोष देता है कि नहीं पुत्र का प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसमें औरत का कोई दोष नहीं होता है इसमें, क्योंकि उसके पास वो क्षमता ही नहीं है कि वो पुत्र पैदा करे। इसमें मेन भागीदारी किसका होता है? नर का। ठीक है, वो जब तक अपना वाई गुणसूत्र नहीं देगा तब तक यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बन जाएगा, अतः यह संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा और इससे लड़के का जन्म होगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों टोटल आप लोग का सवाल का जवाब। आशा करता आप सभी को अच्छा लगा हो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलेगा और सभी को शेयर जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर होगा सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, सभी कोई पढ़ पाएंगे और एग्जाम में अच्छा नंबर ले पाएंगे। आप समझ लीजिए एग्जाम में मॉडल पेपर से 100% आप लोग का सवाल आएगा ही आएगा, मतलब बहुत सारे सवाल पूछ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ना ही आने वाला कोई चांसेस नहीं है। तो एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिए और सभी को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जब आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।